नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवानी सर यूट्यूब चैनल में। और शिक्षण विधियों के बारे में हम बात कर रहे हैं और कुछ क्लासें हमारी हुई है शिक्षण विधियों से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उनको जरूर देखें, फिर इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज जो मैं शिक्षण विधि पढ़ाने जा रहा हूँ, आज से हम क्या करेंगे कि हम एक एक शिक्षण विधि को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे और एक एक पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विधि किसे कहते हैं, उसके बाद में शिक्षण विधियों को शुरू करेंगे। तो आज हम जो पहली विधि जो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे वो है प्रायोजना विधि, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानते हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो प्रोजेक्ट विधि का उपयोग उसने कभी अपने जीवन में नहीं किया हो। यदि आपने स्कूल लाइफ में किया हो तो ठीक है, अदरवाइज आपने बीएड में तो जरूर किया हो यदि आप नियमित विद्यार्थी हैं बीएड के। और बाकी अगर आपने फर्जी बीएड की है कहीं इधर उधर कॉलेज से, अगर पैसे देके फिर घर पे बैठे हैं तो एक अलग बात है। बाकी प्रोजेक्ट विधि फिर भी फाइनल लेसन में तो होता ही है कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो बनाना ही पड़ता है, चाहे वो चार्ट हो या कोई भी विषय वस्तु हो, उसी के बारे में हम बात करेंगे। नाम नया नया सुनाई देता है प्रायोजना विधि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश टर्म पे आप जाए, जो भी विधि आप पढ़े उसको इंग्लिश टर्म जरूर पढ़े, ताकि वो क्या थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा अपने डेली यूज में। तो प्रोजेक्ट विधि इसको कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि विधि क्या होती है और विधि के बारे में हम जानते हैं, और विधि क्यों पढ़ाई जाती है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, हम विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विधि कौन सी भाषा से लिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? मेथड। ठीक है, यही तो आपका है टीचिंग मेथड, तो वही है विधि। ठीक है, अब ये टीचिंग मेथड, मेथड शब्द कहां से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा से इसका अर्थ क्या है? मोड, माध्यम, रास्ता, यानी वे, यानी कि एक तरीका जो हमें बेहतर बताता है, बेहतर बनाता है। मोड एक ऐसा रास्ता, अगर आम रास्ता होगा, बढ़िया रास्ता होगा, सिंपल रास्ता होगा और डेली लाइफ वाला रास्ता होगा तो हम उस गंतव्य स्थान तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। तो यही कारण है कि इसको क्या है, मोड, माध्यम या रास्ता के नाम से जानते हैं। शिक्षण विधियों में क्या होता है कि अगर शिक्षण विधि प्रॉपर होती है ना, तो उससे क्या होता है कि हम बहुत सटीक रूप से, बहुत प्रभावी रूप से अध्ययन और अध्यापन दोनों करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अधिकांश शिक्षण नीतियों तथा शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधि विषय शिक्षण का एक साधन है जिसके द्वारा अध्यापक अपने पाठ को रोचक और प्रभावशाली बनाता है। बस यही तो बात है कि शिक्षण विधि क्या होती है। जैसे कि आज हम प्रोजेक्ट विधि पढ़ेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कारण है, आपको जैसे जैसे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलप करती है, इंटरेस्ट डेवलप करती है। कहने का मतलब यह है कि एक शिक्षण विधि जो होती है उससे हमें यह पता रहता है कि किस बालक को किस तरीके से पढ़ाना है और किस बालक को कौन सी भाषा समझ में आएगी, किस तरीके का समझ में आएगा, उसे मुझे किस तरीके से पढ़ाना है जो उसको बिल्कुल दिमाग में फिट बैठेगा। तो ये क्या है, शिक्षण विधि का कार्य है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की विधि का और भाषा शिक्षण विधि के बारे में, है ना। हाँ, भाषा शिक्षण में शिक्षण विधियों का महत्व क्यों है उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि भाषा शिक्षण क्यों हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। पहला बिंदु है, शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करती है। मैंने अभी ये बात की थी कि अगर हमें किसी एक रास्ते पे जाना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें वो रास्ता पता हो, और रास्ता पता होने के बाद में अगर रास्ता बहुत सही है तो हम गंतव्य स्थान पे बहुत सटीक रूप से पहुंच जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य कराने के लिए, कोई भी शिक्षण कार्य कराने के लिए क्या है, एक शिक्षण विधि होती है तो वो कार्य बहुत व्यवस्थित होता है। दूसरा है, शिक्षण विधि विषय वस्तु को तार्किक बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया कक्षा में जाएंगे। अब तार्किक पढ़ाने का मतलब क्या है कि भाई आप जानते हैं कि, मैं इसका उदाहरण यहाँ पे लिखता हूं, भाई आप जानते हैं कि सबसे पहले वर्णों का ज्ञान कराया जाएगा, फिर एक एक शब्दों का ज्ञान कराया जाएगा, फिर आप क्या कराएंगे, वाक्य निर्माण बनाए जाएंगे। अब वाक्य निर्माण बनाया तो अब आप व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में आप फिर यहीं से शुरू करेंगे कि वर्ण कैसे बनते हैं उसके बारे में बताएंगे, यानी कि आप संधि पढ़ाएंगे, फिर संधि को वापस तोड़ना बताएंगे, समास पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, पूरा एक क्रम है, एक तार्किक क्रम है कि आपको वर्ण ही पढ़ाना पड़ेगा, फिर शब्द ही पढ़ाने पड़ेंगे, फिर वाक्य ही पढ़ाने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कहा आ जाए वाक्य पे आ जाए, तो इस तरीके का क्या कार्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको फर्स्ट यहां से पढ़ाना पड़ेगा, सेकंड यहां से पढ़ाना पड़ेगा, थर्ड यहां से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से क्या है, तार्किक क्रम हमको व्यवस्थित प्रदान करती है। कौन करती है? तो शिक्षण विधि हमें प्रदान करती है। तीसरा बिंदु है कि बालक व्यवहार के तीनों पक्षों कौन से, भाई ज्ञानात्मक, भावात्मक
और क्रियात्मक जो विकास होते हैं उसका प्रयास निश्चित करती है। यानी जो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं उसको कि जो ज्ञानात्मक होता है, जो भावात्मक होती है और जो क्रियात्मक पक्ष होते हैं, इन तीनों में विकास करना है ना, तीनों में विकास करना। ज्ञानात्मक में आपके ज्ञान का विकास करना, भाव यानी कि आपने कोई विषय वस्तु पढ़ी उसके प्रति आपके क्या लॉजिक्स है वो सारे बताना, और क्रियात्मक कि आप उस विषय वस्तु को लेके क्या कार्य कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या है कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और साथ में ही क्या करते हैं, ये विकास करते हैं। तो ये कारण होता है हम शिक्षण विधि को पढ़ते हैं। एक कोई ना कोई जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ना कोई आपको एक कार बनानी है, तो सबसे पहले आप कार का मॉडल तैयार करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, ज्ञानात्मक पक्ष का है कार निर्माण में। तो हम यही से उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको कोई कार निर्माण करनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञानात्मक यूज करेंगे। ज्ञानात्मक में आप क्या कि उसका चार्ट बनाएंगे, उसका चित्र बनाएंगे कि इस तरीके की कार होगी और ये सारा काम होगा। अब आप उसको भावनात्मक रूप से जोड़ेंगे क्या कि यार जो कार है वो 5 नहीं 6 गियर की बनाऊंगा, जो डंपर में होता है वो कार में लगा दूंगा। तो इस तरीके का क्या करूंगा, अपने भावों को जोड़ा। आप भावों को जोड़ने के साथ में ही आपने आपकी बुद्धि का उपयोग किया और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। कार ऐसी होगी जो हवा में उड़ेगी, पेट्रोल नहीं खाएगी, डीजल भी नहीं पिएगी, पानी से चलेगी, ऐसी कार हो जाए। फिर आप क्या करेंगे कि क्रियात्मक कार्य करेंगे। चलो ये सब अपने सोच लिया, अब करने बैठ जाते हैं। क्या करें कि कार बनाओ, ठीक है। तो ये क्या करो, कार बनाओ। ये आपका क्या हो गया, कार्य हो गया, चाहे वो कार्य हो या नहीं हो, लेकिन आपने सोचा, ये इस प्रोसेस से गए। तो ये सभी क्या है, इंटरकनेक्टेड है आपस में। अब बात आती है शिक्षक का क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षक को लगता है कि यार नहीं यार भाई मैं पढ़ा सही रहा हूँ, बिल्कुल है ना, गलत गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सही सही पढ़ा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, शिक्षण विधि से शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है। लड़के का बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन शिक्षक का जरूर बढ़ता है कि ये तो लड़के का भी बढ़ता है, शिक्षक का भी बढ़ता है, दोनों का बढ़ता है। तो ये क्या होता है, इससे आत्मविश्वास डेवलप होता है और एक कार्य व्यवस्थित होता है ना। जब आप देखिए कोई आप लॉजिकली कोई कार्य करेंगे तो आप क्या है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होगा, यार नहीं बिल्कुल सिस्टमेटिक काम हो रहा है। आप जैसे एक टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, आपके जैसे सब्जेक्ट जैसे 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5-6 सब्जेक्ट लगातार अगर आपको सोच लिया कि 3-3 घंटे में ऐसे भी विषय वस्तु पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, लगातार आपका कोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप एक अपने क्या है मेथड यूज कर लिया, इसी को तो विधि कहते हैं कि आपने शुरुआत से ही एक मेथड पर चल रहे हैं, आपने बीच बीच में मेथड चेंज नहीं किए हैं। तो क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं यार मेरा ये भी हो चुका है, मुझे ये भी याद है, मैंने इस तरीके से रिवीजन किया था, ये सारा कर गया। बढ़ते हैं आगे और आज की हम विधि पे पहुंच जाते हैं, प्रयोजना विधि, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानते हैं। यह एक शैक्षिक पद्धति है, बिल्कुल है, जितनी पढ़ेंगे सब शैक्षिक पद्धति है। छात्रों को किसी विषय को गहराई से समझने और उससे विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई मेथड का यूज करते हैं, या फिर आप मान लीजिए इस विधि में कोई ऐसा डेमो बना के लेके गए हैं या प्रोजेक्ट बना के लेके गए हैं, तो उससे क्या होगा, जैसे ही बालक देखेगा तो उसमें यूं लगेगा कि हाँ यार ये इससे संबंधित विषय वस्तु है। तो इससे क्या होगा, आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा कि इस तरीके से कार्य होता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य, इसका मेन एम क्या है, छात्रों में रचनात्मक, समस्या समाधान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को विकसित करना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, क्वेश्चन सीधा आता है कि प्रोजेक्ट विधि का कौन सा कार्य नहीं है। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट कार्य का कौन सा कार्य नहीं है। फिर आपको 5 ऑप्शन दे देगा और 5 ऑप्शन देने के बाद में इस तरीके की चीजें पूछ लेगा, या प्रोजेक्ट विधि का निम्न में से कौन सा कार्य है, जिसमें से आपको बता देगा कि रचनात्मक, समस्या समाधान कौशल, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, या सभी। 5 ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, यह विधि छात्र केंद्रित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो विधियां छात्र केंद्रित होती है वो क्या होता है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ध्यान रखना, बस याद हो गया, सिंपल। जितनी छात्र केंद्रित होगी वो सारी क्या होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोजेक्ट विधि मनोवैज्ञानिक में चली गई, जिसमें एक शिक्षक एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है कि शिक्षक सिर्फ बताता है कि भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे जोड़ना है, ये सारा इस तरीके से काम बनेगा। तो ये था अपने प्रोजेक्ट विधि का छोटा सा सारांश, फटाफट नोट कर लीजिए।
अब इसके प्रमुख तत्व देखते हैं कि छात्र जो प्रोजेक्ट विधि है उसको किस तरीके से किया जाता है, और यही से क्वेश्चन बैठता है। ठीक है, पहले आप नाम पूछ लेंगे आपको कि कौन सा क्रम बताइए छात्रवृत्ति। अब इसमें आपको क्रम में कुछ भी हो सकता है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे आएगा उस पर डिस्कस करते हैं। साथ साथ में मैं चलता रहूंगा कि क्यों कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था पिछली बार, है ना, प्रोजेक्ट पिछली बार या किसी न किसी एक पेपर में पूछा गया था कि प्रोजेक्ट विधि का क्रम क्या है, या प्रोजेक्ट विधि के प्रमुख तत्व का क्रम बताइए। तो अब सबसे पहले क्या होता है उद्देश्य, कि उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसके क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में पता कर लेना। ठीक है, एक जैसे कार्य किया आपने, जैसे कि मुझे कार बनानी है, तो सबसे पहले मैं ध्यान करूंगा मुझे कार क्यों बनानी है, मेरे को क्यों आवश्यकता है कार की। पहली बात तो ये मेरे उद्देश्य क्या क्या है कि भाई मैं सर्दी गर्मी बरसात सब में कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकता हूं, तो ये मेरे कार्य हो गए। ठीक, उद्देश्य के बाद में क्या हो गया, मैंने योजना बनाई कि यार जो कार आएगी वो कहां से आएगी, एसबीआई के एटीएम से आएगी, या ऐसे आईसीआईसीआई के एटीएम से आएगी, या एचडीएफसी के एटीएम से आएंगे, कौन सा एटीएम ऐसा है जो मैं आराम से तोड़ सकता हूँ और उससे पैसे निकाल सकता हूँ, तो ये सारा काम है। तो ये मैंने क्या हो गई, ये बना ली मैंने योजना, और योजना बनाने के बाद मैं उसका क्या करूंगा, निष्पादन करूंगा, जाऊंगा मुंह बांध के और क्या करूंगा, एटीएम तोड़ के लाऊंगा, पैसे लाऊंगा, कार आ गई, ये हो गया निष्पादन। और निष्पादन होने के बाद क्या करूंगा, मैं उसका प्रस्तुति और मूल्यांकन करूंगा कि भाई साहब मैंने एटीएम तोड़ा, और एटीएम तोड़ने के बाद मेरा सीसीटीवी में फोटो आ गया, और सीसीटीवी में फोटो आया, पुलिस मेरे को पकड़ के ले गए और लगाया जूते। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारा कार्य होगा। सबसे पहले उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं। कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए पहले उद्देश्य निर्धारित करने होंगे। परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट और अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी कि आप फालतू काम नहीं करें, जैसे कि अपन पहले कर रहे थे, है ना, एटीएम तोड़ने का। छात्रों को यह समझना चाहिए कि वे किस उद्देश्य के लिए इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कि आपका मेन उद्देश्य क्या है, ऐसे ही फालतू काम तो नहीं कर रहे हैं, पहले उद्देश्य तय करना होगा। दूसरी बात, फिर उस उद्देश्य के बारे में आपको योजना बनानी होगी कि परियोजना की शुरुआत में एक विस्तृत योजना बनाई जाती है। इसमें कार्यों की सूची निर्धारित की जाती है कि हमें क्या क्या विषय वस्तु लगेगी, जैसे हमें कहां पर चाकू का इस्तेमाल करना है, कहां पर हमें मशीन को तोड़ने का इस्तेमाल करना है, कहां हथौड़ी का यूज होगा, ठीक है, कहां पिलार का यूज होगा। उसके बाद में समय कितना लगेगा या कौन सा समय होगा, समय सीमा क्या रहेगी कि रात को 12 बजे से 1 बजे तक ये समय सीमा रहेगी। फिर संसाधनों की आवश्यकता कि मैं जेसीबी ले क्या डायरेक्ट, ठीक है, तो ये संसाधनों की आवश्यकता होगी। और काम को कैसे पूरा करना है ये ध्यान रखना कि कैसे उसको पूरा करना है, आप उसी में मत खोए रहो, एटीएम नहीं टूटता है और ऐसे काम नहीं करना है, है ना। तो ये इस तरीके का काम जो होता है कि आप किस तरीके से उद्देश्य आपको पूरे करना है, उसके बाद में उसको योजना बनानी, और योजना बनाने के बाद में कि काम कैसे पूरा होगा, तो सबसे पहले हम सूची बनाएंगे, उसके बाद हम उसका समय निर्धारित करेंगे, फिर हमें क्या क्या साधन उसके लिए आवश्यक है वो निर्धारित करने होंगे, और उसके बाद में काम को कैसे पूरा करना है उसका निर्धारण करेंगे, यह सब शामिल कर लेंगे। फिर हम करेंगे निष्पादन, हम कार्य को प्रारंभ कर लेंगे। छात्र समूह में विभाजित किया जाता है तथा व्यक्तिगत रूप से परियोजना पर काम करते हैं। एक एक व्यक्ति को काम दे जाएगा, तेरे को यही काम करना है, तेरे को यही काम करना है। इस तरह ताजमहल बनाना है तो एक व्यक्ति है जो फिक्स जो गत्ते होंगे उसकी कटिंग करेगा, एक व्यक्ति फिक्स चिपकाने का काम करेगा, एक उसका ढांचा बनाने का तैयारी करेगा। तो इस चरण में वे अपनी योजना के अनुसार कार्यों को अंजाम देते हैं कि भाई उसने क्या क्या योजना बनाई है, ठीक है ना, जो योजना बनाई है उसको कार्य को वो अंजाम देता है। फिर है प्रस्तुति और मूल्यांकन, सारा कार्य हो गया, उसके बाद उसको प्रस्तुतिकरण करेंगे और उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या ये विषय वस्तु मैंने जो की है वो सही है अथवा नहीं है। ठीक है, तो परियोजना के अंत में छात्रों को अपनी परियोजना के परिणामों को प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद शिक्षक और अन्य छात्र अपने कार्य का मूल्यांकन करते हैं कि मेरा काम सही है अथवा नहीं है, कैसा मैंने किया है और किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते थे। तो ये क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा यहीं से आता है कि बताइए क्रम, अब क्रम कौन सा है, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्रम के बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन वही उद्देश्य, योजना लिखा हुआ है ना, योजना, फिर निष्पादन, उसके बाद दे दिया प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, ये दे दिया, या फिर कोई दूसरा दे दिया, जैसे कि योजना को यहां लिख दिया, उद्देश्य को यहां लिख दिया,
ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण को आगे लिख दिया, निष्पादन को आप में समझ गए होंगे। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। और तो अपना सही क्रम क्या होगा जो मैंने अभी आपको लिखाया, उद्देश्य, योजना, निष्पादन, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। ठीक है ना, 5 ऑप्शन में आ जाए तो इस तरीके का आ जाएगा, मूल्यांकन नीचे आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण पहले करेंगे फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। और ये अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं कि परियोजना विधि के प्रकार कितने हैं, कि किस किस प्रकार का कौन कौन सी परियोजना विधि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं निर्माणात्मक परियोजना। निर्माणात्मक परियोजना के बारे में, इसमें छात्रों को कुछ बनाना या निर्माण करना होता है, जैसे मॉडल बनाना, चित्रकारी करना या प्रोटोटाइप तैयार करना। अब जैसे कि देखिए, छात्र को क्या कर देते हैं कि एक टास्क दे दिया जाता है, अब आपको किसी न किसी विषय वस्तु पर कोई ना कोई निर्माण कार्य करना है। जैसे कि ताजमहल का कोई है, अगर लेसन है तो उस पर ताजमहल बना के लेके आओ। अगर आपके कोई नहर है, या फिर मान लीजिए जैसे भूगोल में दिए जाते हैं, है ना, भूगोल में आप क्या क्या दे दिए कि जलवायु को बना लीजिए, पहाड़ हिमालय पर्वत को बना लीजिए, भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन कर लीजिए। ये बच्चा क्या करेगा, या तो चार्ट के माध्यम से या फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको पूरा बता देगा। तो ये क्या हो गया, निर्माणात्मक कार्य हो गया। उसके साथ में ही समस्या आधारित परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और ये क्या उच्च स्तर पर किया जाता है, और क्या है कि भाई वैज्ञानिक समस्याओं और समसामयिक मुद्दों पर, जैसे बताइए कि भारत कश्मीर का अंग क्यों होना चाहिए, आतंकवाद क्यों बुरा है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, डिक्टेटरशिप यानी कि जो तानाशाही होती है वो क्यों खराब है, जैसे मान लीजिए और उच्च है तो रशिया और यूक्रेन में युद्ध रोकना क्यों आवश्यक है, या इजराइल या गाजा के बीच में क्या विवाद है, इसका क्या समाधान है। तो इस तरीके का क्या है, समस्या आधारित परियोजना जो करंट में चल रही होती है या कोई पुरानी होती है, उस पर आपको तर्क वितर्क यानी वाद विवाद करना है, और वाद विवाद को खुद से ही वाद विवाद करना है और उसको लिखना है। तीसरा है संपूर्ण क्रिया परियोजना। अब संपूर्ण परियोजना में क्या होता है, यह परियोजना छात्रों को किसी विषय को संपूर्ण रूप से समझाने और उसका अनुभव कराने का अवसर देती है। जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल पे बालक चला गया और उस पे क्या क्या उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली, कि जब मान लीजिए आप गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे जाने के बाद में आप बताइए कि उसकी क्या स्थिति, आपने पूरी रिपोर्ट लिखी। सबसे पहले आपने लिखा कि चित्रांगद मौर्य ने इसका प्रारंभ किया था, उसके बाद में अलग अलग शासकों पे अलग अलग आक्रमण होते रहे, फिर बप्पा रावल ने इस पर अधिकार कर लिया, उसके बाद रावल और राणा शाखाएं यहाँ पे बनी, और उसके बाद में आज इसकी ये स्थिति है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों स्थितियों के बारे में यहाँ पर लिखना है, और अभी करंट में उसकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में पूरी रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, अपने अनुसार, ऐसा नहीं कि आपने किताबों से लिख के डायरेक्ट लिख लिया, अपने अनुसार रिपोर्ट बनाना। तो ये संपूर्ण क्रिया। अब देखिए, एक ये है और एक ये है, दोनों में फर्क है। अवलोकन परियोजना कि आपने कुछ देखा, जैसे कि एक तो ये क्या हो गया, ऐतिहासिक स्थल पर आप गए और उसका रिपोर्ट बना दी, मैं यहाँ से गया, ऐसे ऐसे गया, ये इसका निर्माण हुआ था, ये इसने सारी कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि जैसे कि कोई एक टॉपिक दे दिया आपको, ठीक है, जैसे इसमें छात्रों को नए क्षेत्र का अध्ययन करना होता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण का प्रोजेक्ट, आपने कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना, चलो आप पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जंगलों की जो कटाई हो रही है उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, 2024 में भीषण गर्मी पड़ी उसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये पूरी रिपोर्ट बनानी। और यही क्या होता है, अवलोकन परियोजना, यानी वैज्ञानिक विषय की खोज करना है, आप ऐसी तरीका बताना है जो पहले किसी ने बता नहीं रखा हो। तो ऐसे कारणों को, ये रिपोर्ट क्या है, दोनों में फर्क क्या है, संपूर्ण में एक इसमें डायरेक्ट देखा और आपने क्या क्या दिन में किया, जैसे कि आप गए वहां से, ये सारे जो देखा वो बताया, और इसमें जो अमूर्त, अब इसमें मैं बताऊं कि इसमें आप सीधा तौर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा चिंतन हो रहा है, तो इसमें मूर्त चिंतन हो रहा है, मूर्त चिंतन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, अमूर्त चिंतन हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं बता दूंगा मैं। ठीक है ना, तो ये मूर्त चिंतन और ये अमूर्त चिंतन हो रहा है। ठीक है, बस चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट डाउन कर लीजिए आप। परियोजना विधि के प्रकार बहुत सिंपल, जैसे अपन ने कल पढ़े थे कि व्यक्तिगत होती है परीक्षण और सामूहिक परीक्षण होता है, वैसे ही इसमें भी व्यक्तिगत होता है। और अब लेकिन इसमें हम एक एक के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत परियोजना, और व्यक्तिगत परियोजना में क्या एक विद्यार्थी द्वारा करवाई जाती है। ऐसा कौन सा कार्य है, भाई साहब बैठो, चार्ट बनाओ, मॉडल बनाओ। ये क्या है, बीएड में अपन को दिए थे ना लास्ट फाइनल लेसन में या लेसन प्लान में, तो ये क्या है, चार्ट बनाओ या मॉडल बनाओ। अब सामूहिक रूप से दे दिया आपको, और सामूहिक रूप में आपको क्या कर दिया, बता दिया कि क्या क्या काम करना है। तो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को आपको काम दे दिया कि आप 2 या 2 से करेंगे, जाओ सर्वे करिए आओ। ठीक है, कितने गधे हैं राजस्थान में, गणना करके आ जाओ।
जागरूकता रैली निकाल लो, ठीक है, ये इस तरीके का वृक्षारोपण कार्य कर लो, बहुत बढ़िया काम है। डाकघर की कार्य प्रणाली देखना और रिपोर्ट बनाना, उस पर नाटक और मंचन करना, ये सारे काम बीएड में हो चुके हैं। तो ये सारे क्या है, सामूहिक परियोजना और व्यक्तिगत परियोजना, तो ये सारे कार्य क्या रहते हैं, ये क्या है परियोजना विधि के प्रकार, और किसके आधार पर, विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होता है। एक तो व्यक्तिगत होती है, एक सामूहिक होती है। बढ़ते हैं आगे, नोट डाउन कर लीजिए। समय के आधार पर कि एक छोटे समय में काम पूरा करना है, एक बड़े समय में काम पूरा करना है। अब छोटे समय में लघु परियोजना, जो छोटी समस्या होती है, समस्या क्या है, जो छोटा कार्य होता है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। इस परियोजना में 1-2 दिन का समय ही होता है। समय कितना है, 1 या 2 डेज, सिर्फ दिन का, ठीक है। जैसे आप जाओ, एक दिन में चार्ट बना के लाओ, मॉडल भी क्या है 1-2 दिन में बन जाता है। उसके बाद में दीर्घ समय है कि भाई आपको लंबे टाइम के लिए कार्य करना है, इसमें कितने दिन लगते हैं, 7 से 8 दिन या 5 से 7 दिन, है ना। तो ये होती है। जैसे अब सर्वे करना, आप सर्वे करना है तो एक दिन में कंप्लीट होगा नहीं, 3-4 दिन सर्वे करोगे। जनगणना होती है, जनगणना क्या एक दिन में थोड़ी कंप्लीट हो जाती है, एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद में नाटक करना है, नाटक की रिहर्सल भी तो करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा, या मंच करना, मंच का है ना, क्या लिखा हुआ, हाँ, रंगमंच का कार्य करना। तो अब ये रंगमंच कर देते हैं, इसको पूरा ध्यान रखना, रंगमंच कार्यक्रम करना। और रंगमंच कार्यक्रम में क्या है कि जैसे आपने कोई नाटक प्रस्तुतिकरण किया है, उसका पूरा ढांचा बनाना। एक तो नाटक होते हैं 2 के बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन रंगमंच में पूरी टीम चाहिए, काल क्रम चाहिए, वेशभूषा चाहिए। तो ये सारा क्या है, दीर्घ परियोजना और लघु परियोजना। ये क्या, समय के आधार पर। पहले हमने किस पे पढ़ा, विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, व्यक्तिगत और सामूहिक। दूसरा हमने पढ़ा कि लघु परियोजना और दीर्घ परियोजना। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब हम पढ़ते हैं थॉमस एस डिस्की के अनुसार कि वो क्या कहते हैं। सिर्फ नाम याद रखना है, ज्यादा विशेष को याद नहीं रखना है। सीखने से संबंधित परियोजना कि आपने किस तरीके से सीखा है, वही बात हो गई कि आपने मॉडल बनाया है तो आपने मॉडल बना के सीखा है, ये बात हो गई। समस्याओं से संबंधित परियोजना, वही समस्या संबंधित, बताओ क्यों जरूरी है आतंकवाद, क्यों खतरनाक है, क्यों जरूरी है जम्मू कश्मीर भारत के लिए क्यों जरूरी है, रशिया और यूक्रेन में युद्ध रोकना क्यों जरूरी है। तो ये क्या हो गया, समस्या संबंधित हो गया। उत्पादनशीलता से संबंधित कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो काम वापिस आपके भविष्य में कुछ काम आ सके, उत्पादनशीलता हो सके, आपको उससे रोजगार मिल सके। तो ये क्या है कि 3 इसके बिंदु है थॉमस एस रिस्क के अनुसार। नोट डाउन कर लीजिए। किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक मेथड ऑफ फाउंडेशन में प्रायोजना के 4 प्रकार बताए हैं, और 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक एक प्रकार को हम डिटेल से पढ़ते हैं। ध्यान रखना, इसकी बुक कौन सी है, किलपैट्रिक की मेथड ऑफ फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन के मेथड। यस, अब हम देखते हैं कि किलपैट्रिक किसकी बुक है, तो किलपैट्रिक की है भाई साहब। अब देखने, सबसे फर्स्ट, रचनात्मक परियोजना, जो कार्य रचना के आधार पर किए जाते हैं, जैसे कि कढ़ाई करना, बुनाई करना, चार्ट या मॉडल बनाना, ये थोड़ा उच्च स्तर के हो जाते हैं, है ना। कढ़ाई कर लिया आपने, बुनाई कर ली, चार्ट मॉडल कर लिया, और इसका ये क्या होता है, सृजनशीलता का विकास सर्वाधिक करता है, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या होता है, निर्माण करना, कोई ना कोई कार्य का निर्माण करना। दूसरा है कलात्मक परियोजना कि आप किस तरीके की कला का कार्य कर सकते हैं, आप में कौन सी कला जो है छुपी हुई है, उसका विस्तारण करना। अब देखिए इसमें क्या है, उसे मनोरंजनात्मक परियोजना भी कहा जाता है। उसका सेकंड नाम क्या है, मनोरंजनात्मक परियोजना। उसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, इसका सिर्फ मनोरंजन से इसका रिलेशन होता है। और मनोरंजन के बाद इसमें शारीरिक कौशलों का विकास होता है। अब शारीरिक कैसे, जैसे कि आपने गीत गाया, आपने नृत्य किया, क्रिकेट खेलना, ये शारीरिक कौशल ही तो है। फिर आपने निबंध लिखा, ठीक है ना, कविता का स्वर वाचन किया, तो ये सारी क्या हो गई, ये हो गई रचनात्मक या कलात्मक परियोजना। बढ़ते हैं आगे, नोट डाउन कर लीजिए। अभ्यासात्मक परियोजना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना अभ्यासात्मक में, और उस काम को क्या करना है, परियोजना को काम में ले जाता है। जैसे दत्त कार्य करना, दत्त कार्य क्या होते हैं, जैसे कि आपके पूर्वज जो काम करते आए हैं वही कार्य आपको लगातार करना। जैसे कि आपको कोई औद्योगिक कौशल है, या कोई तैराकी है तो तैराकी सीखना, कोई बुनाई कर रहा है तो बुनाई करना, कोई सिलाई कर रहा है तो सिलाई करना, ये सब क्या है, अभ्यासात्मक कार्य। और ये क्या होते हैं, देखना आपके घर परिवार में जो कार्य चलते होंगे ना, जो पहले से कर रहे होंगे, आप जब छुट्टी पे होंगे कुछ भी काम नहीं होगा, वो आपको जो घर वाले हैं वो जबरदस्ती आपको वो काम सिखाते हैं कि ये इस तरीके का काम कर, तो आप उससे क्या है रिलेटेड हो जाते हैं,
जो उस कार्य को करने से। फिर होती है समस्यात्मक परियोजना। समस्यात्मक परियोजना में क्या है, विद्यालय व समाज की किसी समस्याओं को बालक व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से व्यवहारिक रूप से हल करते हैं, तो इस परियोजना को काम में लिया जाता है। जैसे कि आपको समस्यात्मक 3 बार समझा चुका हूं मैं, समस्यात्मक पहले भी आई थी, जैसे मैंने बार बार एग्जांपल दिया था कि भारत को कश्मीर की क्यों आवश्यकता है, आतंकवाद क्यों बुरा है। यहीं पर ऐसी में ये क्या कर लेता है कि चिंतन का विकास करते हैं। और चिंतन का विकास क्यों, क्योंकि उसको एक समस्या दे दी जाती है। बताओ बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, विद्यालय में गणित की समस्या को कैसे दूर किया जाए, गणित के मास्टर को लगा के गणित की समस्या को दूर कर लिया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया, शिक्षा की व्यवस्था को बढ़िया करके, वैकेंसीज को सही ढंग से निकाल के, जो रिटायरमेंट की पॉलिसी है उसको चेंज करके। तो ये क्या है भाई, बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकता है और विद्यालय में गणित की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, समस्यात्मक परियोजना होता है। सबने लगभग लगभग सेम दिए हैं, आप जब देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट डाउन कर लीजिए आप। अब परियोजना विधि के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ लेते हैं और इसके मुख्य मुख्य नाम याद रखने हैं आपको कि कौन कौन सा सिद्धांत है और क्या क्या है इस सिद्धांत में। चलिए, उद्देश्य पूर्णता का संबंधी सिद्धांत है। आप कोई परियोजना का कार्य कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जो अपने पहली पंक्ति में ही पढ़ा था, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन में ही मैंने आपको बताया था कि उसका कोई उद्देश्य होता है, पढ़ा था ना। जैसे उद्देश्य पढ़ा था, फिर उसके क्या पढ़े थे हमने, अलग अलग कार्य पढ़े थे। तो उद्देश्य पूर्णता संबंधी सिद्धांत पूरा होना चाहिए। फिर है क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत की, आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, क्रियाशीलता ऑटोमेटिक होगी उसमें परियोजना में। फिर उसकी उपयोगिता, यही उद्देश्य पूर्णता, उसके उद्देश्य तय कर लिए, उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। फिर वास्तविकता संबंधी सिद्धांत कि अगर आप कोई विषय वस्तु बना रहे हैं, जैसे आपके कोई लेना देना ही नहीं है उस विषय वस्तु से, तो वो क्या काम की। जैसे आपके कोई लेसन है, मान लीजिए आपके लेसन है कि भारत की भौगोलिक स्थिति, है ना, भारत की भौगोलिक स्थिति, अभी आपके टॉपिक है, तो आप क्या करेंगे, इसका भौगोलिक मानचित्र बनाएंगे। आपने क्या कर लिया, भौगोलिक मानचित्र का निर्माण कर लिया। तो ये क्या हो गया, उससे रिलेटेड हो गया। जैसे आपके ताजमहल का जितना कोई लेसन है, तो ताजमहल का निर्माण कर लिया आपने, उसका प्रोजेक्ट बना लिया। आपने कोई प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, तो उसका एक चार्ट बना दिया। तो ये क्या है, वास्तविक संबंध ही है। आपको संबंध होना चाहिए कि आप किसी न किसी रिलेटेड करके पढ़ रहे हैं। अनुभव संबंधी सिद्धांत, अगर आप कोई भी विषय वस्तु बना रहे हैं तो वो किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आपको अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये विषय वस्तु इस तरीके से बनती है। तो ये बाकी आप डायरेक्टिव बनाने बैठेंगे तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा उसका नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये विषय वस्तु इस तरीके से बनती है। स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको जबरदस्ती बिठा दिया कि भाई ले बैठ और ये कार्य कर, फटाफट कर, ऐसे नहीं। तो ये क्या हो गया, स्वतंत्रता, बालक अपने इच्छा से, आप अपनी इच्छा से वो कार्य करें, ये बिल्कुल स्वतंत्रता होने। समन्वय, वही बात मैंने अभी बताई थी कि क्या हो जाना चाहिए, संबंध होना चाहिए। समन्वय यानी कि उसके बीच में संबंध होना चाहिए, और संबंध कैसे, इस तरीके से, यानी कि आपके जो भौगोलिक अगर लेसन है तो आप क्या करें, उसका भौगोलिक मानचित्र बना के उसका संबंधित। सामाजिकता का सिद्धांत, अब सामाजिकता का सिद्धांत यानी कि आप जो विषय वस्तु बना रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, वो समाज से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे भौगोलिक स्थिति के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो क्या है, अपने से कोरिलेटेड है। तो इस तरीके से मितव्ययिता संबंधी सिद्धांत, जो क्या हो, कम खर्चीली हो। अब देखिए होता क्या है मितव्ययिता में, जैसे मान लीजिए मैं कुछ विषय वस्तु पढ़ा रहा हूँ और मान लीजिए मैंने भौगोलिक प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा रहा हूँ, और प्रथम विश्व युद्ध में मैंने एक बड़ा सा चार्ट लाके और आपके यहाँ पे कर दिया, लगा दिया, और लगाने के बाद में मैंने इसको थोड़ा समझा दिया, और समझाने के बाद में मैं एक एक स्थिति बता रहा हूँ कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ये देश शामिल थे, उसके बाद ये देश शामिल है। अब मेरे को क्या अलग अलग बताना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ताजमहल के बारे में बात बताऊं तो ताजमहल में क्या होगा कि भाई मैं बता दूंगा, अब बच्चा सोचेगा कि ताजमहल सफेद पत्थर, अच्छा सफेद पत्थर का होगा और इस तरीके का होगा। तो वो क्या हो गया, मैं अगर प्रोजेक्ट बना के ला रहा हूँ तो बालों को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ताजमहल ऐसा होता है, वो डायरेक्ट। और उससे मेरे को क्या हो गया, कम हाँ सर ये इस तरीके का गुम्बद इसको कहते हैं, ठीक है, चारों एक कोने इस तरीके से बने हुए हैं, पूरे ये चारों तरफ इसके रास्ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ नदी निकलती है, इसके आगे गार्डन है। तो ये सारी क्या हो गया, मैं कहता हूँ मुझे समझाने में थोड़ी कम अफोर्ड करना पड़ा, यानी कि मुझे समझाने में कम शब्दों का उपयोग करना पड़ा। ये इसके सिद्धांत हो गए प्रयोजना विधि के। इसके आपको नाम ध्यान रखने हैं, और थोड़ी फिर आप जैसे नाम दो तीन बार पढ़ोगे तो वैसे आपको पता चल जाएगा
कि इसमें क्या क्या विषय वस्तु है। नोट कर लीजिए। प्रयोजना विधि के गुण, कि इसके गुण क्या है और दोष क्या है, गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। और दोष क्या होंगे, जो गुण नहीं होंगे वो दोष होंगे। डायरेक्टली शॉर्ट देखिए, बहुत स्मार्ट स्टडी करनी है। अब मैं गुण अलग लिखूं, दोष अलग लिखूं, क्या सेंस उसका। जो इसके गुण है, इस गुण के अलावा आपको लगे कि यार ये तो गलत बात है इसके बारे में, तो वो दोष हो जाएंगे। बस अपोजिट कर लेना है। यह मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक विधि है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि क्या होती है, जो छात्र केंद्रित विधि होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो यहाँ पर ये लाइन वैसे आ गई कि ये मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है। प्रयोजना विधि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकार करती है कि हाँ, बालक अलग अलग सोचता है और अलग अलग बालक के विचार आते हैं और अलग अलग कार्य वो करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट अगर आप सेम प्रोजेक्ट देंगे तो बालक अपने अपने हिसाब से बनाएगा। एक जैसा बालक कोई भी ऐसे नहीं है कि 10 बालक है तो 10 अपने हिसाब से बनाएंगे, सभी अलग अलग तरीके से अपना बनाएंगे। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता पे सिद्धांत के कार्य करता है। बिल्कुल सही है, सही करता ही है कार्य ये। यह समवाय के सिद्धांत पर कार्य करता है कि अगर आप उस टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हैं कुछ विषय वस्तु, तो वो उसी के साथ में बनेगी। जैसे कि कोई भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहा है तो भौगोलिक का ही चार्ट बनाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ तो भौगोलिक के बारे में रहा है और वो बना किसके बारे में रहा है, ताजमहल के बारे में बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो साथ साथ चलता है। तीसरा क्या है, यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, बालक करेगा तभी तो सीखेगा। बालक क्या है, ताजमहल पढ़ा तो उसने हाथों से अपने बनाया, तो उससे क्या हो गया, वो करके सीख रहा है सारा कार्य। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। कौन सी विधि करके सीखने पर यही प्रश्न था सर, कौन सी विधि करके सीखने पर से संबंधित है। ठीक है, तो प्रायोजना विधि और 3-4 नाम थे उसमें। इसमें चिंतन शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल होता है। तर्क शक्ति बिल्कुल होता है। निर्णय करने की शक्ति होती है कि हाँ, कौन सी विषय वस्तु कहां पर लगेगी, इसका बिल्कुल विकास होता है। तीनों का विकास होता है। यह दल शिक्षण पर आधारित होती है, बिल्कुल। पहले पढ़ा था, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों दल शिक्षण का भी कार्य करती है। अगर किसी ने बड़ा प्रोजेक्ट है तो बच्चों में क्या कर दिया, एक तो एक बच्चे ने नेतृत्व कर लिया और बाकी सभी बच्चों ने क्या कर लिया कि मिलकर काम कर लिया। तो इस तरीके के दल शिक्षण का हो गया। प्रयोजना विधि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करती है, अतः इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान वास्तविक, प्रयोगात्मक एवं उपयोगी होता है। बिल्कुल, बालक क्या सीख रहा है, क्या बना रहा है, वो प्रेजेंट टाइम में है और प्रेजेंट टाइम में उसकी स्थिति वैसी है। तो ये क्या है कि जीवन से संबंधित होती है और ये क्या होता है, वास्तविक, प्रयोगात्मक, उपयोगी सामग्री होती है, अनुपयोगी नहीं होती है। 8वां बिंदु है कि छात्रों में शारीरिक श्रम के महत्व के ज्ञान बढ़ती है। बिल्कुल, वो हाथों से काम करेगा और कैसे काम करेगा, ऑटोमेटिक काम तो होगा नहीं। 9वां पॉइंट है, यह विधि विद्यार्थी को स्वयं कार्य करने पर प्रेरित करती है। बिल्कुल, करके सीखने पर आधारित है। बिल्कुल, दोनों पॉइंट एकदम सेम है, दोनों की भाषाएं अलग अलग है, ध्यान रखना। ये वापिस वही बात हो गई कि करके सीखना। सर गलत गलत लिख रहे हो, नहीं लिखना बेटा, करके सीखना, ठीक ना। हाँ, तो ये सारी कार्य हो गए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट है, यह विधि प्रजातांत्रिक भावना को बढ़ाती है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक भावना को बढ़ाती है, प्रजातांत्रिक भावना को बढ़ाती है। सभी दल एक साथ काम करेंगे तो निर्देश भी बराबर देंगे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया और बोलेगा चलो इधर से चिपकाओ, बोलो इधर से करो, ये सारा कार्य करो, ऐसा नहीं होगा। सारा ये क्या है, अपने अपने नेतृत्व के हिसाब से काम करेंगे। प्रजातांत्रिक भावना का विकास करता है, अर्थात इसके द्वारा सहयोग की भावना बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। सहानुभूति बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है कि यार उसने ऐसा किया है तो मैं भी थोड़ी हेल्प करूं उसकी। सहिष्णुता भी बढ़ती है तथा पारस्परिक प्रेम की भावना भी जागृत होती है कि इससे यार मेरा जो साथी काम कर रहा है उससे उसको मैं भी बहुत अच्छी तरीके से काम करूं। तो ये सारे विकास इसमें होता है। यह एक व्यवहारिक विधि है, बिल्कुल व्यवहारिक विधि है। इसके द्वारा शिक्षण के तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। कौन सी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, यह बाल केंद्रित विधि है, यह हमने पहले ही पढ़ लिया था। छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित एक ही बात है। ठीक है, यह छात्रों के नेतृत्व क्षमता में गुणों का विकास करती है। एक व्यक्ति ने एक निर्देश दिया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरा निर्देश दिया, इस तरीके से क्या है वो इसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है कि हाँ ये बात सही है जो मैं कह रहा हूँ। यह सभी प्रकार के छात्रों, विशेषकर प्रतिभाशाली के लिए अधिक उपयोगी है, सभी प्रकार के लिए ही। लेकिन मान लीजिए एक ग्रुप में 5 व्यक्ति बैठे हैं इस तरीके से, तो ये सभी के लिए उपयोगी होती है और प्रतिभाशाली के लिए तो विषय होती ही है क्योंकि वो अपना दिमाग लगा के थोड़ा कार्य करता है। अगर 5 में से किसी को एक व्यक्ति को नहीं आ रहा है, मान लीजिए इस व्यक्ति को नहीं आ रहा है तो ये इसको बता देगा, इसको नहीं आ रहा है तो ये इसको बता देगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट।
नेक्स्ट, परियोजना विधि के अब क्या लाभ है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान। सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान बहुत आवश्यक है इसमें, क्योंकि छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करते हुए व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि मतलब बालक करके सीख रहा है तो उसे ज्ञान हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि ये कार्य इस तरीके से होता है, तो उसको क्या है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। दूसरा, सहयोगात्मक कार्य। एक दूसरे व्यक्ति अगर आपस में मिलकर काम करेंगे तो उसमें सहयोग की भावना बढ़ेगी, और यही इसमें टीम वर्क की जो है किसमें विकास होता है, तो प्रोजेक्ट विधि में होता है। ध्यान रखना, टीम वर्क की भावना का विकास कहाँ होता है, प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि टीम वर्क की भावना का कहाँ विकास हो सकता है, तो वो कहाँ हो सकता है, परियोजना विधि में हो सकता है। सहयोग प्रदान करती है जिसमें छात्रों में सामूहिक भावना का विकास होता है। तीसरा, स्वतंत्रता। बालक बिल्कुल स्वतंत्र है, वो जैसे चाहे उस तरीके से कार्य कर सकता है। परियोजना विधि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। बालक जो सभी पांचों छह ही बालक हैं वो सभी कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप ये नोट डाउन, फिर बाद में टाइम दूंगा मैं, आप पहले सुन लीजिए आराम से मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हम लिखने में ध्यान दे देते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता है उधर। आराम से सुन लीजिए, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए भी। मैं साइड में हटूं तो वीडियो पुश करके आप आराम से लिख लीजिए, इसको साथ साथ में मत लिखिए, पहले समझ लीजिए एक एक चीज को, ठीक है। स्वतंत्र। परियोजना विधि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। बिल्कुल, जो 5 व्यक्ति अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो पांचों अपने अपने स्वतंत्रता के हिसाब से सोच रहे हैं कि यार ये कार्य ऐसा होना चाहिए, ये कार्य ऐसा होना चाहिए, तो ये क्या स्वतंत्रता का विकास करना है। रचनात्मक और नवाचार। बिल्कुल रचनात्मक होती है, अगर कोई विषय वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें नई नई रचनाएं बनती है, यार इसको और इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और नवाचार, इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो वो बेहतरीन क्या है, नवाचारी तो है, उसमें नई विधि का उपयोग किया। छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दीर्घकालीन स्मरण। और जो कार्य हाथों से किया जाता है, करके सीखा जाता है, वो क्या होता है, दीर्घकाल तक याद रहता है। अगर आप कुछ हाथ से काम करोगे, लिखोगे, यानी लेखन कार्य करोगे, तो आपको क्या है, लंबे समय तक वो याद रहेगा। इस विधि में सीखने वाले छात्र लंबे समय तक विषय को याद रखते हैं, क्योंकि वे उसे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से समझते हैं कि ये काम ऐसे हुआ था, ये काम ऐसे हुआ था, तो इस तरीके से उसको बहुत लंबे टाइम तक ये सारी विषय वस्तु याद रहती है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है कि इसकी क्या लिमिटेशंस है, ये सीमाएं क्या है इस परियोजना विधि की। समय की अधिक आवश्यकता है कि भाई आप जो कार्य कर रहे हैं, बेसिक सी बात है, हमने जब पढ़ा था समय के बारे में, तो उसमें भी लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था कि 1-2 दिन तो चाहिए ही, भले ही वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से 5-7 दिन पढ़े हमने, और इसमें क्या है कि 1-2 दिन तो चाहिए, यानी कि समय थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है, समय की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा है शिक्षक की कुशल मार्गदर्शन आवश्यकता, ये नहीं कि छात्र बेचारा बैठा है, बैठा बैठा कार्य कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या क्या कार्य करना है, कैसे कैसे कार्य करना है। 5-6 छात्र ऐसा दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन वो कार्य और अधिक ढंग से बढ़िया हो सकता है जब शिक्षक अपना अनुभव उसमें और जोड़ दे। तो शिक्षक का क्या होगा कि भाई अगर कुशल नेतृत्व होगा, कुशल मार्गदर्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, छात्र बेहतर तरीके से सीख सकेगा। प्रबंधन की जटिलता, कि अगर किसी कार्य को करना है, ये सब हम सीमाएं पढ़ रहे हैं, इसकी ध्यान रखना, ठीक है ना। अधिक होता है मार्गदर्शन, अगर शिक्षक मार्गदर्शन नहीं करेगा तो बच्चे भटक जाएंगे, वो वाली बात। प्रबंधन की जटिलता, कि एक कार्य को, उस कार्य को मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी कि समय अधिक लगता है। अब वो समय अधिक लगता है तो प्रबंधन में दिक्कतें आ लगती है। दूसरा कार्य बहुत ज्यादा होता है, बड़ी कक्षाओं में इस विधि को लागू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सभी एक जैसा कार्य नहीं कर सकते, टीचर्स लगातार चेंज होते रहते हैं। अधिक संसाधनों की आवश्यकता, इसमें ऐसे नहीं है कि भाई लिमिटेशन नहीं होती है, संसाधन आपको जो चाहिए वो पूरे ही चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट विधि पूरी होगी। तो ये क्या है, 3-4 ऐसे कारण है जो प्रोजेक्ट विधि, इसमें आप और जोड़ सकते हैं आपके स्वयं विवेक के आधार पर कि इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। वो ऑप्शंस के हिसाब से वैसे पता चल जाता है, लेकिन एक छोटा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इस तरीके से कार्य होता है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इस प्रोजेक्ट विधि के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि इतना जो हमने पढ़ा उसका क्या निष्कर्ष है। परियोजना विधि एक प्रभावी शिक्षण विधि है, ये हमने बिल्कुल देखा था कि ये जो शिक्षण विधि है बहुत प्रभावी शिक्षण विधि है, जो छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान तो प्रदान करती ही है, लेकिन साथ में ही रचनात्मक ज्ञान समस्या समाधान कौशल का भी विकास करती है, ठीक है। और इसके साथ में ही हालांकि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षक की कुशलता और सही योजना की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है कि एक कुशल शिक्षक ही इस परियोजना विधि को बहुत बेहतर तरीके से कार्य करा सकता है, और योजना अगर आपकी बहुत सही होगी तो इस कार्य को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे थे, ठीक है। उद्देश्य निर्धारित करना, फिर योजना बनाना, फिर निष्पादन करना, और फिर क्या करना, उसको प्रस्तुतिकरण करना है, मूल्यांकन करना। तो ये क्या होगा, योजना अगर बेहतर होगी आपकी, मेन बिंदु
और योजना बढ़िया होगी, सारा कार्य बढ़िया हो जाएगा, है ना। और शिक्षक की कुशलता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था आज का लेसन। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई विधि में और बेहतर तरीके से हम पढ़ते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले और नेक्स्ट क्लास में हम उसका समाधान कर सकें, है ना। तो तब मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारा पढ़ते रहिए।